आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त है इस वक्त की देश की खबरों पर नजर डालने का। चैत्र नवरात्र की महानवमी और रामनवमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। हर कोई रामलला के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आया। देश के अलग अलग राज्यों में से आए भक्त जय श्री राम के जयकारों के साथ मंदिर परिसर को भक्तिमय बना रहे हैं। रामनवमी के इस विशेष दिन पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम और विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, हवन और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। प्रशासन ने भी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि दर्शन सुचारू रूप से हो सके। भक्तों का कहना है कि रामलला के भव्य मंदिर में रामनवमी पर दर्शन करना उनके जीवन का सबसे खास और भावुक क्षण है। कई श्रद्धालु तो रात से ही कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। हर तरफ रोशनी, फूलों की सजावट और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। यह दृश्य न सिर्फ धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता और परंपरा की झलक भी पेश करता है। अयोध्या से रामनवमी की तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था और विश्वास आज भी लोगों के दिलों में उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। उत्तर प्रदेश के जेवर में आज देश के बुनियादी ढांचे को एक नई ऊंचाई मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन करेंगे, जिसे देश के सबसे बड़े और आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक माना जा रहा है। करीब 11,200 रुपए करोड़ की लागत से तैयार इस एयरपोर्ट का उद्देश्य न सिर्फ हवाई यात्रा को आसान बनाना है, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक बड़े आर्थिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करना भी है। यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के बढ़ते ट्रैफिक का दबाव कम करेगा और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण में अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें स्मार्ट टर्मिनल, तेज सुरक्षा जांच व्यवस्था, बेहतर यात्री सेवाएं शामिल हैं। इसके शुरू होने से लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उद्घाटन के साथ ही एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास में एक बड़ा कदम साबित होगा। स्थानीय लोगों ने और उद्योग जगत को इस परियोजना से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है आने वाले समय में एयरपोर्ट देश के प्रमुख एविएशन हब्स में अपनी पहचान बनाएगा। जेवर से उठने वाली यह उड़ान सिर्फ हवाई सफर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास और नए भारत के सपनों को भी नई दिशा देने वाली है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां नेशनल हाईवे 2 हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु किसी धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। अचानक सामने खड़े कंटेनर को चालक देख नहीं पाया और तेज रफ्तार में सीधी टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में मदद की और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरों की याद दिलाता है। कौशाम्बी का यह हादसा कई परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म बन गया है, जहां एक पल की चूक ने कई जिंदगियां छीन ली। हादसा हो गया बड़ा रोधक हादसा हो गया बड़ा रोधक मुंबई से बड़ी आर्थिक राहत की एक खबर सामने आई है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध जैसे हालात के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का अंदेशा था, जिससे पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते थे। उन्होंने कहा कि आम जनता को इस बढ़ोतरी से बचाने के लिए भारत सरकार ने समय रहते बड़ा फैसला लिया और एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। इस कदम से सीधे तौर पर लोगों को राहत मिलेगी और महंगाई पर भी कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इस फैसलों को राज्यों ने भी सकारात्मक बताया है। फडणवीस ने कहा है कि यह निर्णय आम लोगों के हित में लिया गया है, जिससे परिवहन लागत कम होगी और रोजमर्रा की चीजों के दाम स्थिर रखने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारत पर पड़ता है। ऐसे में सरकार की यह पहल समय पर लिया गया अहम कदम है। इस फैसले के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे आम जनता को एक बड़ी राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर बढ़ती महंगाई के बीच एक्साइज ड्यूटी में कटौती का यह फैसला लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो दुनिया में युद्ध चल रहा है उसके मद्देनजर तेल के भाव बढ़ने के बाद यह अंदेशा था कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, लेकिन वो भाव न बढ़े, इसलिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया प्रति लीटर कम कर दी है। इसके कारण ये जो बढ़ते हुए भाव है इसको एक प्रकार से जो हमारी ऑयल कंपनीज है वो कंपनीज ही उसको सहन करेगी, उसको वहन करेगी और कस्टमर पर उसको पास ऑन नहीं किया जाएगा। इसके कारण हमारे कस्टमर्स को एक बहुत बड़ा एक फायदा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग देख रहे हैं कि लखनऊ से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने एलपीजी की कथित कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 60 दिन नहीं बल्कि कम से कम 100 दिन का गैस स्टॉक होना चाहिए, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। उनका कहना है कि देश के 140 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें घंटों लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब 28 फरवरी को वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति बनी, तभी अंदेशा हो गया था कि भविष्य में ईंधन संकट आ सकता है। ऐसे में सरकार को पहले से तैयार कर लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार को स्पष्ट करने में 24 दिन लग गए कि देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन इन 24 दिनों के दौरान लोगों को पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। सपा नेता ने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार की तैयारी पर सवाल उठे हैं। उन्होंने नोटबंदी, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी और अब एलपीजी व पेट्रोल डीजल के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि हर बार संकट आने के बाद ही सरकार सक्रिय होती है, जबकि जरूरत पहले से ही तैयारी की होती है। उनका कहना है कि देश बड़े स्तर पर संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरत है, ताकि आम जनता को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। एलपीजी को लेकर उठे ये सवाल अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं, जहां सरकार की तैयारियों और प्रबंधन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ने स्पष्ट किया है कि देश में जो है तेल, एलपीजी की कमी स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। मैं कहता हूँ 60 दिन नहीं 600 दिन का भी उपलब्ध होना चाहिए। और क्यों? भारत के 140 करोड़ के लोग दिन भर अपना काम करते हैं, टैक्स देते हैं, वो इस दिन लाइन में खड़े होने के लिए नहीं देते हैं। भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था कि जिस दिन 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई, उस पूरी लड़ाई का लब्बो लवाब ये था कि एक ऊर्जा संकट देश में आएगा। आपकी क्या तैयारी थी? और भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को 24 दिन लग गए इस बात में स्पष्टीकरण देने के लिए कि हमारे पास कोई संकट नहीं है। उन 24 दिनों के अंदर एलपीजी की लाइनें लगना, पेट्रोल डीजल की लाइनें लगना, ये कहाँ तक न्यायोचित है? मुझे लगता है कि भारत सरकार की कभी भी प्रबंधन व्यवस्था किसी भी मौके पर नहीं रही है, चाहे वो नोटबंदी की बात में हो, चाहे वो कोरोना में ऑक्सीजन की बात में हो, चाहे एलपीजी की बात में हो, और आज चाहे पेट्रोल डीजल की बात में हो। तो भारत सरकार जब परेशानियां आती हैं तब वो काम करती है। जबको श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?